नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट कंट्रोल रूम ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। सीज फायर तो हो गया ऑफिशियली। अब सभी पक्षों ने सीज फायर पर अपनी अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। इजराइल, ईरान और बेइज्जत होकर के ट्रंप। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि अगर दोनों ट्वीट आप ट्रंप और अरागची के देखेंगे, हम अपने शो में पुराने दिखा चुके हैं, वो पर्याप्त से थोड़ा एक्स्ट्रा बेइज्जती है। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम पर चर्चा जरूरी है। आखिर इजराइल में क्यों खौफ पसरा हुआ है और आम जनता नहीं, इजराइल का सांसद क्यों कांप रहा है? इजराइल का सांसद कह रहा है सीज फायर के बाद कि घायल शेर को मत छोड़ो, घायल शेर को मत छोड़ो। ये गुहार लगा रहा है इजरायली सांसद। आखिर वजह क्या है? वजह को एक लाइन में अगर समझें, बाकी तो डिटेल में समझेंगे, एक लाइन में अगर समझें तो ईरान तत्काल प्रभाव से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है और इसके लिए अभी कमरे में बैठ के प्लानिंग नहीं चल रही है। उसके टॉप लेवल के अफसर ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है और ये प्लानिंग, फिर मैं कहूं, बंद कमरे में नहीं है। ये प्लानिंग जमीन पर उतर कर है। फोर्डो, इस्फहान और नतांज, इन तीनों रिएक्टर्स, जो 3 परमाणु प्रतिष्ठान थे ईरान के सबसे महत्वपूर्ण, इन तीनों पर दौरा करके, यहां पर हुए नुकसान का जायजा लेकर के, उसको दुरुस्त करके और जल्द से जल्द फिर से परमाणु कार्यक्रम में जुटने की तैयारी। इसमें एकाध पक्ष, एकाध चीजें और भी ऐड ऑन होंगी चर्चा में, मैं पहले से उसको ले आता हूं, क्लब कर देता हूं विषय से। जिस तरह रूस ने अमेरिकी अटैक के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, और ये अब जो हो रहा है, जो ईरान के अफसर ने आनन फानन में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये इशारा है कि अमेरिका और इजराइल, ये दोनों 100% नाकाम होने के साथ ब्याज में बेइज्जती लेके जा रहे हैं। नाकामी 100% है, ब्याज में बेइज्जती है, क्योंकि रसिया का ऐलान था अमली जामा ईरान पहुंचा रहा है और चीन हर तरह से, जो कहते हैं, एक नैतिक समर्थन से लेकर के, और आपको मैंने बताया था सामग्री के समर्थन तक, जो NaClO4 भिजवाया है 1000 टन, वहां तक सब कुछ अब एक पक्ष में इकट्ठा हो रहा है। सीधा चर्चा में चलते हैं हेमंत भाई। सबसे पहले हम सांसद पे बाद में आएंगे। सांसद रो रहा है, कांप रहा है, वो सब अलग विषय है, वो तो थोड़ा सा लगता है सनसनीखेज। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, ईरान में क्या तैयारियां हैं और कौन लोग मैदान में आ रहे हैं, खबर भी दिखा दीजिए जरा, एक बार ईरान वाली खबर दिखा दीजिए फटाफट, जब आप शुरू करें हेमंत भाई। ईरान की तैयारियों का ये है, ईरान न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का जायजा लेगा। ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लाम ने कहा है कि वे परमाणु फैसिलिटी को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और इसे फिर से शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मतलब सब शुरू हो चुका तैयारी। ईरान बार बार कहता रहा है कि वह परमाणु बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसने यूरेनियम को इतनी ऊंची मात्रा तक शुद्ध किया है जिसका इस्तेमाल केवल बम बनाने में हो सकता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान अब हथियार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ओवर टू यू हेमंत भाई, क्या है ये? आशीष जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ईरान को जो भी डैमेज हुआ है, खासतौर पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, उसको लेकर के वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देना बहुत जरूरी है, ना केवल इजरायल और अमेरिका को, बाकी वर्ल्ड कम्युनिटी को भी। और इसीलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी चीफ है मोहम्मद इस्लाम, वो स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल असेसमेंट, जब कोई भी इस तरह की वार लाइक सिचुएशन होती है, तो किस फैसिलिटी पे क्या डैमेज हुआ है, तो डैमेज का पूरा असेसमेंट वो करने के बाद ही नए सिरे से आप एक्शन प्लान बनाते हैं। क्योंकि बहुत हाईटेक फील्ड है ये सारे का सारा, और जिस तरीके के उस पर बंकर बस्टर्स डाले गए हैं, उससे काम नहीं चला। तो आपने कल ऑब्जर्व किया होगा, इसराइल ने दोबारा से अटैक किया उसके रास्तों को डैमेज करने के लिए, कि उस तक एक्सेस ही ना पहुंच पाए। लेकिन असली खेल वो नहीं था, असली खेल कुछ और था। असली खेल ये था कि क्या ईरान
समय रहते अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम था, जो जिसके ऊपर सारा खेल है, क्या उसको सक्सेसफुली रिलोकेट कर चुका था या नहीं? तो जवाब है हाँ, उसको रिलोकेट वो कर चुके थे। वरना आप देखिए इस तरह का अटैक अगर वास्तव में इफेक्टिव हुए होते बम बस्टर, तो आप मान के चलिएगा कि रेडिएशन आ जाती बाहर। तो वो कहीं ना कहीं जो बात इनिशियल आए थे सैटेलाइट पिक्चर्स, वो ये आया कि जो ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया, उसमें जो फोर्डो थी खासतौर पर, फोर्डो के गेट, एंट्री गेट और एग्जिट गेट पे डैमेज हुआ। बाकी फैसिलिटी सारी इंटेक्ट, उनके जो डक्ट्स और बाकी चीजें थी वो, लेकिन अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेक्ट था। तो अब ईरान के पास, ईरान के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करने के लिए इसराइल के पास तो सिस्टम था नहीं, वो तो बंकर बस्टर ही चाहिए थे उसके लिए, और बंकर बस्टरों ने खूब गिराए, 12 बंकर बस्टर गिराए थे वहां पे। उसके बावजूद भी उस फैसिलिटी तक वो नहीं पहुंच पाए थे। यानी कि फैसिलिटी मोर और लेस इंटेक्ट है। अब केवल ये कि उसकी अप्रोच, उसका डैमेज का असेसमेंट, वो सारा करके और फ्यूचर एक्शन प्लान, ताकि ईरान कहीं भी बैकफुट पे नजर ना आए अमेरिका की नजर में और इसराइल की नजर में। और युद्ध के अंदर देखिए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव 3 थे, एक ओपन में था और 2 पर्दे के पीछे थे। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो उसमें अचीव हुआ नहीं, तो जवाब है ना, इसका अचीव नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका जो भी चीजें थी, एनरिच्ड यूरेनियम और वो सारी चीजें, वो सारी की सारी इंटेक्ट उनके पास कहीं ना कहीं है, उसको आप डैमेज नहीं कर पाए। रही न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात, उसको ठीक करने में चाइना आपको पता है कितना प्रोएक्टिवली मदद करेगा, रशिया ने ओपन मदद की पेशकश की है, तो वो सारा काम हो जाएगा। रही बात इस सारे में इसराइल और अमेरिका की, उनके पास फेस बचा नहीं, उनका कंप्लीट फेस लॉस हुआ है। ना तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेंट कर पाए जितना वो चाह रहे थे खत्म करना, दे वांटेड टू फिनिश इट, तो खत्म नहीं हुआ, फैसिलिटीज खत्म नहीं हुई, वो सारे का सारा सामान भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया। दूसरा उनका असली खेल था इसके पीछे, ये तो सामने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, हिडन ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज करना। वो रिजीम ऐसा चेंज हुआ कि खामनेई आज पूरे अरब वर्ल्ड के पूरे विश्व गुरु हो गए। अगर अरब वर्ल्ड की बात करेंगे आप, तो आज खामनेई से बड़ा नेता वहां कोई नहीं, जिसने एक झटके में ट्रंप और अपने क्या नाम है ये नेतन्याहू, इन दोनों को एक साथ औकात दिखा दी एक ही झटके। तो गए थे वो नमाज अदा करने, रोजे गले पड़ गए वाली स्थिति वहां पर हुई। अब बेसिकली क्या है कि सारा जो सिचुएशन बदली है मिडिल ईस्ट के अंदर और वेस्ट एशिया के अंदर, ये आने वाले दौर का एक संकेत है। इसमें ना केवल ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बहुत तेजी से और आगे बढ़ाएगा, अपनी फैसिलिटीज को रिपेयर करके, डैमेज असेस करके सारी बातें, बल्कि उसको अब ओपन सपोर्ट भी मिलेगी, प्रोएक्टिव सपोर्ट मिलेगी रशिया से भी और चाइना से भी। कारण क्या है कि अभी तक मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में बदमाशी चलती थी केवल नेतन्याहू की, और वो किसके उसमें थी, संरक्षण था अमेरिका में कोई राष्ट्रपति हो। लेकिन अब इनको एक वहां पर ओपन डोर मिल गया कि यार ईरान के जरिए हम इस पूरे मिडिल ईस्ट को कमांड और कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां पर चाइना भी ठोक के मदद करेगा उनकी, और ईरान भी मदद करेगा, और जो सॉरी रूस भी मदद करेगा। और रूस के जो एक्स प्रेसिडेंट थे मेदवेव, मेदवेव ने कल ये ओपनली कहा कि आप तो छोड़िए, आप क्या बात कर रहे हैं, वहां तो हालत यह है कि दुनिया के कई देश ईरान को न्यूक्लियर बम देने के लिए तैयार बैठे। तो आप तो वो लॉन्ग टर्म की जो बेसिकली देखिए क्या है, इस पूरी दुनिया में जो यूएन के अंदर बहस हुई ना आशीष भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जब भी आपका मौका लगे रात रात में, जो यूएन के अंदर जो बहस हुई ना सिक्योरिटी काउंसिल में, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। कल मैंने वो 3 घंटे देखे, जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं यूएन के अंदर, चाइना ने जिस तरीके से किया, रशिया ने जिस तरीके से किया, और ईरान के मंत्री ने, जो विदेश मंत्री ने जो किया, वो ईरान के विदेश मंत्री, सॉरी ईरान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, उन्होंने जिस तरीके से इनको वार क्रिमिनल घोषित किया और फैक्ट्स के साथ किया कि इनके प्रति, इनके मन में इंटरनेशनल लॉ के प्रति, एटॉमिक लॉ के प्रति, न्यूक्लियर लॉ के प्रति, म्यूचुअल ट्रीटीज की किसी चीज के प्रति कोई सम्मान नहीं। वो बहस वास्तव में ही हम सबको सुननी चाहिए, मैंने रात को पूरी सुनी। तो वास्तव में बेसिकली क्या है कि अब जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक तरफा चलता था इसराइल और अमेरिका का, वो तो आप भूल जाइए सदा के लिए। ईरान में खामनेई की एज 86 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से सारी टॉप आर्मी लीडरशिप मरने के बाद, पहले ही झटके, पहले ही दिन मार दिया था, आर्मी लीडरशिप कंप्लीट वैनिश्ड, जो उनकी इंटेलिजेंस लीडरशिप थी वो खत्म। उसके बावजूद जिस तरीके से ईरान लड़ा है, और कमाल का काम देखिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, हालत यह है कि नेतन्याहू कंप्लीट बैकफुट पे थे, और एक तरीके से वो केवल करा नहीं रहे थे। वरना जिस दिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनको इनको फोर्डो को इन सबको निपटाने का, तो अमेरिका को आना चाहिए, उनके वो 3 दिन कैसे कटे होंगे आप सोचिए।
इजराइल ने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा डैमेज उनके यहाँ हो जाएगा। इतना बड़ा डैमेज की कल्पना उन्होंने तो दुनिया में किया था ये सब, मिडिल ईस्ट के जिस देश में चाहते वहां बदमाशी फैलाते थे। यहां पहली बार हुआ कि उनके लाखों लोग, हजारों नहीं, लाखों लोग बंकरों में रह रहे हैं, लाखों, और कुल आबादी 1 करोड़ है। लाखों लोग बंकरों में, मेट्रो स्टेशनों में, और हजारों की संख्या में पलायन भी हुआ है, कोई माने या ना माने। सारे वीडियोस हमने देखे वहां पे, अपना एक साथी रिपोर्टर भी वहां मौके पर। बहुत जबरदस्त किस्म की बेचैनी इसराइल के अंदर। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाला जो समय है, ये सीज फायर, ये फला, ये भारत पाकिस्तान नहीं है, माफ कीजिएगा, कि ट्रंप ने एक हंटर चलाया और दोनों लाइन लाइन पे आगे। वो दोनों अपनी तरीके के एक खास अंदाज में काम करने वाले लोग, चाहे इसराइल हो चाहे वो ईरान। अब जो स्थिति होगी ना, वो स्थिति ये होगी कि अब जो इसराइल है वो किसी के साथ छेड़खानी करने से भी बचेगा कुछ समय के लिए। कारण क्या है कि उसको अपने इंटरनल चीजें इतनी होगी कि जो ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, जो फेस लॉस हुआ है, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में कहीं ना कहीं वो आइसोलेट भी हुए एक तरीके से, इसराइल पर्टिकुलरली। उनका कोई दोस्त ही नहीं है, कोई नाम लेवा ही नहीं, अमेरिका को छोड़ दीजिए, कौन उनके साथ। तो वो सारी स्थिति, इसको नेतन्याहू को कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स, वहां पे अगले साल चुनाव है, आपको ध्यान होगा। तो इसराइल की जनता ने 1949 से लेकर के आज तक ऐसा सिनेरियो नहीं देखा था। इसीलिए उनका जो सांसद है वो भी इस बात को कह रहा है कि घायल शेर को मत छोड़िए। लेकिन वो चूंकि विपक्ष का है, उसको ये समझ नहीं है कि नेतन्याहू की पूंछ में आग लगी हुई है, वो किसी तरीके से उसको बुझाने के चक्कर में। ट्रंप वैसे फंसे हुए हैं। भाई जैसे ही आप देखिए ना, पूरा इसका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। ईरान के विदेश मंत्री रूस की धरती पर पैर रखते हैं, और तुरंत ईरान की संसद उसी समय कुछ घंटे बाद ये कहती है कि हम हॉर्मूज को बंद कर देंगे। हॉर्मूज को बंद करते ही जो इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट गया पूरे यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, और फाइनली अमेरिका के अंदर, तो पसीने आ गए। और कल रात को तो ऐसी घटना हुई आशीष भाई, को दर्शक मिस ना कर जाए, कि जो भूतों ने भविष्य थे, ये सारा चल रहा था हॉर्मूज का, और ये सारा इन बिटवीन कतर के ऊपर वार्निंग दे करके 19 मिसाइलें मारी ईरान ने। जहां पर कतर कौन सा, जहां पर अमेरिका का एयरबेस था। और उस हमले के बावजूद, अर्ली वार्निंग के बावजूद, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि नो मोर वार, हम बदला नहीं लेंगे। और 4 घंटे बाद सीज फायर की घोषणा कर दी, आज तड़के 3:30 बजे। तो अमेरिका के इतिहास में आप कोई पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए कि जिसके एयरबेस पे हमला हुआ और वो कहे कि हम बदला नहीं लेंगे। इससे ज्यादा एम्बेरसिंग कुछ हो सकती है क्या? अमेरिका तो भाई दुनिया का दादा है, उसके ऊपर तो आप पटाखा फेंक दो तो मुश्किल में पड़ जाओगे। उसने 19 मिसाइलें मार रखी, बता के मार रखी। वो ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया आपने, लेकिन फेस लॉस तो हुआ ना। कि ट्रंप जिस तरीके की दादागिरी करते थे, वो तो हालत ये होगी कि वो हमला कर रहे हैं और तुम कह रहे हो सीज फायर। तो ट्रंप का भी कंप्लीट सीज फायर हुआ है। और यही वो मौका है जब ईरान को इस पूरे क्षेत्र में नेतृत्व करने का एक मौका मिला है, इसराइल के खिलाफ भी और अदरवाइज भी। और चाइना और रशिया को एक तरीके से एक फुटप्रिंट मिल गया वहां पे कि आगे से ईरान के साथ हो जाओ, मिडिल ईस्ट पे कमांड कर लेंगे। ये इस युद्ध का नेट टेक अवे है। इसको इसराइल लंबे समय तक भुगतेगा। एक तो जो देश के अंदर जिस तरीके की प्रलय मचाई है ईरान ने अनएक्सपेक्टेडली, तुम्हारा आयरन डोम फेल, तुम्हारी एयर डिफेंस फेल, तुम्हारा थर्ड फेल, और उसके बाद ये जो सारी चीजें हुई, भगदड़, पलायन, मेट्रो स्टेशन और ये बंकर्स, ये सारी चीजें जो इसराइल की आने वाली पीढ़ियों तक ये बात रहेगी कि ऐसा प्रधानमंत्री था एक, जो लगातार युद्धों में लिप्त रह के और उसने इसराइल की कमर तुड़वा दी। इसके बहुत बड़ा डैमेज आप देखिएगा आने वाले समय में इसराइल के अंदर होगा। और ईरान का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं, जो कि नहीं होगा, सच बात है, क्यों होगा खत्म? आपने इतना कोशिश कर लिया, अमेरिका को भी ले आए, तो भी खत्म नहीं कर पाए ना। अब तो ईरान की और ज्यादा हिम्मत होगी, और उसको सॉलिड मिल गए, बेस मिल गए, चाइना से मिल गई मदद, रशिया से मिल गई। अब तो वो और ज्यादा मतलब मजबूती के साथ वो करेगा। तो ये सारी मिसकैलकुलेशन जो हुई है, चाहे वो नेतन्याहू की हो चाहे वो ट्रंप की हो, इस सारे के अंदर ईरान के अंदर और ईरान के आसपास का एरिया, पूरा मिडिल ईस्ट, वहां पर खामनेई 86 साल की उम्र में एक नया शक्ति स्तंभ बन के उभरे हैं। और इन दोनों का आज मुंह छुपाने की जगह नहीं है, हकीकत यही है। और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो फिर आप बता दीजिए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या अचीव कर लिया आपने? उनकी जो मिसाइलें थी, उनका एक स्टॉक पाइल था, आपने कौन सा नुकसान कर दिया? सीज फायर की घोषणा 4 बजे तक ईरान ने लगातार 25 मिसाइलें मारी आज, और 5 इसराइली की डेथ हुई, आज 20 के आसपास घायल हुए हैं लास्ट दिन। जबकि 11 दिन में कुल 24 डेथ बताई जा रही, आखिरी दिन में 5 इसराइल कंफर्म कर रहे हैं। यानी कि उनका स्टॉक पाइल इंटैक्ट है, मिसाइल इंटैक्ट है। आपने उनकी तमाम फैसिलिटीज को खराब किया, चाहे वो अपने मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी थी, एयर बेसिस थे, उसके बावजूद भी वो हमला करने की स्थिति में है ना।
तो अब किस मुंह से नेतन्याहू का कैबिनेट ये कह रहा है कि हमने अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए? कौन सा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, ये तो इजराइल की जनता तो पूछेगी ना। वहां तो भक्त मंडली नहीं, उनको तो नेट लॉस और नेट गेन से मतलब है। यहाँ वाला नहीं है कि कीर्तन करेंगे, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे। वहां तो सवाल पूछे जाएंगे, और विपक्ष ने पूछना स्वीकार भी कर लिया है, शुरू कर दिया है। जैसा आपने इंट्रो में कहा कि सांसदों ने कहना शुरू कर दिया कि घायल शेर को मत छोड़िए आप, क्योंकि उनको पता है कि तुम पंगा लिए बिना बाज नहीं आओगे और वो तुम्हें छोड़ेंगे। आप केवल एक सीन की कल्पना कीजिए, आज 12वां दिन है युद्ध का। अगर ये युद्ध 10 दिन और चल जाता तो इजराइल की स्थिति में होता, केवल वो सोचिए। नेतन्याहू की परेशानी वही थी, इसी कारण उसको रिट्रैक्ट करना पड़ा। ट्रंप की परेशानी ये थी कि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, और अगर ये हार्मूज बंद हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर प्रलय आ जाएगी। इन दोनों चीजों ने मिलकर के इस पूरे के पूरे सीज फायर की कहानी को अंजाम दिया है, इसको वहां तक पहुंचाया है। लेकिन ट्रंप की इसमें भी बहुत ज्यादा बदपिटी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, भद तो एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन में भद। जो व्यक्ति दुनिया के अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को व्यापार के लिए बेइज्जत कर रहा था, मतलब बेइज्जत करके व्यापार करना चाह रहा था, बेइज्जत करके व्यापार करना चाह रहा था, वो व्यापार के लिए बेइज्जत हुआ है। एक लाइन, व्यापार के लिए बेइज्जत हुआ और फिर मुस्कुरा करके व्यापार में लग गया है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल के अपोजिशन के सांसद ने ये बोल करके कि शेर को घायल नहीं छोड़ना चाहिए, यह भी एक संदेश दे दिया है दुनिया भर के लोगों को कि इजराइल तो कम से कम शेर नहीं है, अब वो लकड़बग्घा है, भेड़िया है, क्या है, वो सोच लीजिए। क्योंकि सामने वाले को कह रहा है कि घायल शेर को नहीं छोड़ना चाहिए, सामने वाले कह रहे हैं। तो दो चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर है। आगे इसमें और जो समझने वाली बात है कि इजराइल अब मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में, एशिया और यूरोप सब जोड़ करके, इजराइल जो अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में प्रॉक्सी था, प्रॉक्सी के रूप में जो करता था खुराफात, पहली बार अब इजराइल के सामने, अब जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, अब वो वाला जो होता ना इकबाल, इकबाल खत्म हो जाना, कहते ना कि इकबाल खत्म हो गया, वो इकबाल खत्म हो गया। अब नेतन्याहू कहेगा कि अरे हम ये कर देंगे, तो सामने वाला कहेगा अच्छा आओ जरा, आओ निपटते हैं, आशीष भाई सामने माफ कोई कीजिए, हाँ, आपकी हिंदी मेरे से बेहतरीन है, लेकिन माफ कीजिएगा, ये जो इकबाल शब्द है ना, इसको आप, ये सम्मानित शब्द है, ये सभ्य लोगों की भाषा है। इजराइल का इकबाल नहीं था, माफ कीजिएगा, इजराइल ने भोकाल बनाया हुआ था वहां पे। तो वो जो औकाल था, भोकाल था, ठीक है, भोकाल इज ए इकबाल नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरटोन, इकबाल इज ए पॉजिटिव इकबाल वर्ड के आपके, इकबाल आपकी पॉजिटिव, ज्ञान की उसका इकबाल है। इनका तो हाँ, बदतमीजी और बदमाशी गुंडागर्दी का भोकाल था, वो भोकाल इसको नष्ट हो गया, इकबाल माफ या कीजिएगा। रसूख आप कहिए, रसूख, रसूख जी कई बार दबंगों का भी होता है, दबंगों का जी रसूख होता है, इलाके में रसूख है उनका। तो जी इकबाल, क्योंकि इकबाल तो पॉजिटिव है, इकबाल हमेशा पुलिस का इकबाल या जो सत्ता प्रतिष्ठान के इकबाल की सत्ता, बात होती है, सरकारों के इकबाल की बात होती है, जो कि भारत में खोते जा रहे हैं उस इकबाल को। तो इकबाल की जगह सब फुटबॉल बना दिया इन लोगों ने, देश भर के जितनी प्रतिष्ठान है सबको फुटबॉल बना दिया। तो उसके उस भौकाल को या रसूख को ऐसा चैलेंज किया और ऐसा खत्म किया, कुचला, कि अब मिडिल ईस्ट में छोटे से छोटा देश सर उठाएगा। उसके पीछे 2-3 चीजों को और समझना होगा। पहली बार क्या-क्या हुआ है? पहली बार मैं यूएस के किसी बेस पर या सीधे यूएस से, इजराइल छोड़ दीजिए, यहाँ पर सीधा यूएस को, इजराइल से तो चल ही रहा था, अमेरिका को ईरान ने सीधा चैलेंज किया है। मेरी याददाश्त में अगर दुरुस्त हूं तो क्यूबा में जब कोल्ड वार के दौर में जब क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थी रसिया ने, और अमेरिका पर अटैक के लिए क्यूबा बिल्कुल तैयार था, शायद उसके बाद ये अगर सन होगा तो शायद 61, 61 या 62 था शायद। उसके बाद ये पहली बार है जब अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके रसिया, जबकि क्यूबा के पीछे रसिया खड़ा था, रसियन हथियार थे, रसियन मिसाइलें थी, रूस रूस का सैन्य बेस था जहां से मिसाइल दागने की तैयारी हो रही थी अमेरिका पर। इस बार रूस पर्दे के पीछे था हेमंत भाई, ये और थोड़ा अलग है, रूस पर्दे के पीछे था। ईरान अकेले अमेरिका से पंगे ही नहीं ले रहा था, अमेरिका को पंगे लेके पटक भी रहा था।
ये दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में क्या तब्दीली कर सकता है, वर्ल्ड ऑर्डर में? आशीष जी, एक चीज सारा मीडिया एक चीज मिस कर रहा है, जो इस पूरे युद्ध का जो सबसे नेट टेक अवे, आप पिछले 3 दशकों का इतिहास देखिए। अमेरिका ने जिस भी देश में जाकर के, इराक से लेकर के तमाम देशों के अंदर ऑपरेशंस किए, पूरा नाटो साथ होता था। इस बार ये पहला अवसर है जिसमें नाटो ने कंप्लीटली इनको अपने मौज की जी जाएगी। ब्रिटेन ने घोषणा जरूर की कि हम मदद करेंगे, ये करेंगे, हम जहाज भेज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने जितना भी उसका लिमिटेड स्कोप था, उसने जाके अकेले वो बंकर बस्टर गिराए, लेकिन नाटो ने उनका साथ नहीं दिया। जो G7 के कंट्री ट्रंप की वहां चमचागिरी कर रहे थे कनाडा के अंदर, उनमें से भी कौन साथ है? वो ठीक है, इसराइल की प्रशंसा करते रहे तमाम कारणों के चलते, वो अमेरिका की बेगडेल औलाद है तो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी तक तो ट्रंप क्या धमकी दिया करते कि नाटो के देश या तो खर्चा बढ़ाएं, वरना हम नाटो से अलग कर लेंगे। अब जाओ, अब नाटो ने अलग कर लिया अपने आप को, अब जाओ जो करना है। तो ये जो चीज है ना, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत सारी चीजों को बिटवीन दी लाइंस देखना चाहिए। तो ये इसका सबसे बड़ा नेट टेक अवे ये है कि देखिए, एक तो होती है डिप्लोमेसी में कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ, एक वो पक्ष, और ये है आपके एलाइज, मिलिट्री एलाइज। नाटो इज ए मिलिट्री गठबंधन, उसमें अगर वो लोग आपके साथ नहीं आते हैं, तो ये आने वाले दिनों में जो अमेरिका की दादागिरी है वर्ल्ड ओवर, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होने से, और जो मिडिल ईस्ट का तो पूरा, जैसे आपने कहा, शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा यहाँ से। जो नेतन्याहू ने जो पिछले कुछ दशकों से गदर मचा रखा था वहां पे, कि जो मर्जी आया आज उस पर कर दिया, पूरे देश को केवल इस बात पे संघर्ष में रखा कि मेरी कुर्सी बची रहे, लेकिन वहां भी अब जबरदस्त सवाल पूछे जा रहे हैं। इसराइल के लोग हमारी तरह भक्त मंडली नहीं है, वहां के लोग वहां की सरकार से युद्ध के दौरान सवाल पूछ रहे थे कि आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, बता तो दीजिए, अचीव क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कई गलती से कह दिया, उसके मुंह से निकल गया कि मेरे बेटे की शादी थी, वो पोस्टपोन करनी पड़ गई, और उसका वो युद्ध की कॉस्ट है, वो युद्ध की कॉस्ट है। तो इसराइल ने उनकी जो हालत की है, इसराइल के लोगों ने, कि यहाँ हम मर रहे हैं, यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हम बंकरों में, हम मेट्रो स्टेशन में, और तुम शादी टलने को कॉस्ट बता रहे हो। तो वहां की जनता बेसिकली, हाँ, कुर्बानी, इट वाज ए कॉस्ट, दैट इज व्हाट ही यूज्ड। तो उसको युद्ध के दौरान ही वहां के लोगों ने टू अकाउंट होल्ड करना शुरू कर दिया। और अब जो ये वहां पर जो जितना बड़े पैमाने पर जो ईरान ने प्रलय मचाई है, वो तो मैं आपको लगातार पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि आज तो चलो 12वां दिन था, अगर ये युद्ध 10 दिन और चला होता तो क्या हालत होती। ईरान के ऊपर क्या दावे कर रहे हैं, देखिए, शर्मनिरपेक्ष लोग हैं ये नेतन्याहू, ट्रंप, इन्होंने क्या दावे कर रहे हैं 5 दिन से कि ईरान के स्काईज के ऊपर हमारा कंट्रोल है। बड़ी अच्छी बात आपका है, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस है ही नहीं। उनकी जो हालत है भाई, 10 साल से उनके पास जहाज नहीं, उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उनके पास मिसाइलें थी। तो बड़ा दावा किया ट्रंप ने, जैसे वो युद्ध लड़ रहे हो एक्टिवली। और नेतन्याहू रोज क्या कहते थे कि ईरान के स्काईज पे हमारा कब्जा है। अब मैं इसको आशीष भाई दूसरे तरीके से पूछता हूं आपसे, उनके आकाश पे आपका कब्जा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आकाश पे किसका कब्जा हो, मिसाइलें कैसे आ रही, तुम्हारा आयरन डोम कहां गया, तुम्हारी एयर डिफेंस कहां गई। सवाल तो उल्टा भी होगा ना, कि तुम्हारी दादागिरी तो इसी बात की थी कि ईरान, इसराइल को कोई हिट ही नहीं कर सकता, इसराइल तो कंप्लीटली एयर अटैक से प्रूफ है। पहले हमास घुस गया वहां पे, उसने जो किया, अब जाके ईरान ने तो सरेआम। और सीज फायर 4 बजे लागू हुआ लोकल टाइम के हिसाब से, और 4 बजे तक ईरानियन फोर्सेस ने वहां पे मिसाइलें बरसाई। तो आप समझ लीजिए, ये सीज फायर, देखिए आशीष भाई, सीज फायर क्या होता है, दिस इज ए बेसिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप सही मायने में मिलिट्री डिक्शनरी में जाए कि मेरा आपका झगड़ा था, हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर आकर के, जिसपे हम दोनों सहमत, उस पर बाकायदा हस्ताक्षर होते हैं। ट्रंप विदेश नीति नहीं चला रहे, ट्रंप तो रियलिटी टीवी शो चला रहे, तो कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, फिर उसको डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं, तमाम चीजें वो करते हैं। उस सारे के अंदर भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था, कितने दिन हो गए, मोदी जी आज भी क्या कहते घूम रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है। कहां है ऑपरेशन सिंदूर? तो ये दोनों भाई भी, वहां का सांसद कह रहा है कि घायल शेर को मत छोड़िए, वो कह रहे हैं कि हमने इनका इलाज कर दिया। ट्रंप जो अपने नेतन्याहू की जो काउंसिल है, वो कह रहे हैं कि हमने मिट्टी प्लीत कर दी ईरान की। उनकी भाषा अब भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की नहीं जो सीज फायर जब आप करते हो, तो आपके तेवर ढीले हो जाते हैं, और आप म्यूचुअल स्टैंडिंग की, एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि सेम उस पर फ्रीक्वेंसी में आप बात कर रहे हैं। दोनों ही देश अपने अपने नैरेटिव को आज भी चला रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई। ये आर्म ट्विस्टिंग की गई है तमाम कारणों के चलते, जिसका सबसे बड़ा कारण था हार्मूज को बंद करने की धमकी, ये मान करके चलिए। उसके सामने पूरे के पूरे गल्फ के कारण, उसके कारण यूरोप में, उसके कारण ब्रिटेन में और अमेरिका में जो इलेक्ट्रीफाइंग इंपैक्ट गया,
उसने ट्रंप को मजबूर किया कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, हार्मूज बंद ना हो जाए, पूरा विश्व व्यापार प्रभावित हो जाएगा। वो तात्कालिक कारण है। ये संघर्ष विराम कितने दिन तक चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे इसमें गंभीर शंका इसलिए है क्योंकि दोनों देशों की भाषा, उनके जो विशेषण जो प्रयोग करते हैं, जो आक्रामकता, वो इस समय जब मैं और आप बात करें तब भी इंटैक्ट है। उनकी बातचीत में वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। भाषा वाले एंगल पे मैं आऊं, वित्त मंत्री, अब इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि हमने विजय प्राप्त की है। ये इजराइल का वित्त मंत्री गायब था, मतलब युद्ध में, पूरे नहीं, युद्ध में डिफेंस मिनिस्टर, आईडीएफ का चीफ और नेतन्याहू, ये तीन थे। ये वित्त मंत्री कहाँ पे बैठ करके हिसाब किताब निर्मला सीतारमण टाइप में जीत का बना रहा था। ये नैरेटिव की बात है। ये दुनिया में इस समय एक साथ ऐसे लीडर्स आ गए हैं जो सिर्फ नैरेटिव के बूते चल रहे हैं। न उनके पास जन समर्थन है, न उनके पास नीति है, न नियत है, सिर्फ ढकोसला है और नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा युद्ध में आप जो व्यक्ति 1996 से 2025 तक अल्पमत में होने के बाद भी, जब अल्पमत में, इस बार भी अल्पमत में है, जो व्यक्ति अल्पमत में होने के बाद भी सत्ता में है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, वो इजरायली राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद शब्द जैसे ही आजकल बोलते हैं तो हमको सबसे पहले भारत याद आता है। उसने इजरायली राष्ट्रवाद के आड़ में छिप करके इजराइल का सत्यानाश किया, इजराइल का सत्यानाश किया उसने। आज फिर वो हारने के बाद ये जो कोशिश हो रही है, इस जीत हार को देखिए, जीत हार या भाषा की जो बात कही आपने, ये भाषा ईरान के लिए नहीं है, यही हमें समझना है, नहीं अमेरिका के लिए है, ये इजरायलियों के लिए है भाषा, कि हमें अभी मौका दो, अभी हमको रौंदने दो, अभी हमको इजराइल पर राज करने दो। ये बेसिकली वो इजरायलियों को संबोधित कर रहे हैं कि हम जीते हैं, चिंता मत करना, हम जीते हैं, राष्ट्रवाद जिंदाबाद। हम लोग तो अब इस प्रैक्टिस में आ चुके हैं, इसको तो हमें आसानी से समझना चाहिए, क्योंकि भारत में इस समय राष्ट्रवाद की जो लहर है, ये आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये इजराइल जो बोल रहा है, इससे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये फिर हमने कहा था जो एक वर्ड थेथरई, जहां पर सामने न तर्क होता है न कुतर्क होता है, वन साइडेड, वन वे ट्रैफिक होता है, जिसमें मन की बात भी आती है। तो ये थेथरई का बेहतरीन मुजाहिरा है, बेहतरीन जो है पेशकश है इजराइल की तरफ से। मतलब इज्जत गई है, शोहरत गई है, ताकत गई है, सब गई, लेकिन भीतर भीतर कह रहे हैं कि हम जीते हैं, आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, कह रहे हैं जीते हैं। ईरान को नफा नुकसान की बात करें तो ईरान का नफा नुकसान, उसको नुकसान हुआ है, लेकिन अंत उसने कहा था कि युद्ध का हम करेंगे, अंतिम मिसाइल वही गिरा के युद्ध किया है, खत्म। चाहे कतर हो, मतलब चाहे अमेरिका पर गिराना हो और चाहे इजराइल पर गिराना हो। तीसरा पॉइंट, तीसरा, कतर में जो एक और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर में इंटरसेप्ट करवाने के लिए ही वो अटैक किया था। वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, उसके पास जितनी ऐसी मिसाइलें, अभी भी 2-3 ऐसी मिसाइल जिसकी पूरी दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी, कि देखना चाह रही थी कि ये वाला भी देख ले ईरान की मिसाइल, जैसे खुर्रम शहर उसमें एक है, एक और है। ये मिसाइलें नहीं इंट्रोड्यूस किया उसने, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कतर पर, कतर को बता करके इंटरसेप्ट करवाया उसने, ताकि अमेरिका को सनद रहे, दिमाग में बिठा ले कि आपका एयरबेस या आप कहीं सुरक्षित हो नहीं, हम अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में घूम घूम के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको। ये उसने स्पष्ट किया है। युद्ध में कई बार संदेश बहुत बड़ा होता है, ये संदेश था, और एक साथ 3 संदेश मैं जो देखता हूं, मैं अंत में बस 30 सेकंड लूंगा, एक साथ 3 संदेश। सीरिया में उसके बेस पर अटैक हुआ, किससे? मोर्टार से, वो प्रॉक्सी था। ये भी मेरी राय है कि ये ईरान ने उसको ओन नहीं किया, वो प्रॉक्सी था। ईरान के बहुत सारे जो है इमोशनली उससे लोग युद्ध में कनेक्ट, तमाम ग्रुप थे, हूती से लेके हिजबुल्लाह तक सब उससे कनेक्ट है। तो और सीरिया में भी उसका एक बहुत बड़ा समूह है समर्थक, जो बसर वाला गुट था। तो सीरिया में मोर्टार से हुआ, ये प्रॉक्सी था। कतर में डायरेक्ट किया, और फिर इराक के सैन्य बेस पर भी एक ड्रोन अटैक कल रात में हुआ, एक ड्रोन खबर है। ये मैसेज क्लियर करने के लिए अमेरिका को कि हम सीधे भी और प्रॉक्सी भी, आपके जितने बेस हैं ना, हमारी निगाहों के सामने हैं,
ये कहीं न कहीं अमेरिका के दिमाग में बिठाना था और इसीलिए कतर एक्टिव हुआ कि साहब अब समेटो, अब रायता जो फैल गया समेटो, नहीं तो ज़्यादा मुश्किल होगी। खैर इसमें कहानियाँ बहुत सारी हैं। एक फाइनल 30 सेकंड की क आपकी 30 सेकंड का आपका रिएक्शन और फिर खत्म करते हैं चर्चा। नहीं आशीष जी, इस पूरे घटनाक्रम को केवल आप बहुत ब्रीफ में अगर करेंगे तो इसके अंदर मिडल ईस्ट के अंदर जो अभी तक अकेली दादागिरी चल रही थी इजराइल की, उसमें अब एक बैलेंसिंग फोर्स के तौर पर ईरान आ गया है, इसमें कोई शक मत मानिएगा आप। और ईरान की कुछ भी हुआ हो, ईरान की नैतिक जीत अवश्य हुई है इस पूरे खेल के अंदर, बिल्कुल, नैतिक। बिल्कुल, बिल्कुल। और सो और खामनेई इस पूरे एरिया के अंदर एक बड़े लीडर के तौर पर, एक कमिटेड लीडर के ऊपर, और 56 इंची सीना क्या होता है उस उम्र में, वो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अगर हमारी विल पावर हो और हम किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं। आप एक चीज सोचिए बहुत ब्रीफ में, अगर ईरान के पास अगर युद्ध होता तो अमेरिका की और उनकी इजराइल की औकात थी क्या उस तरफ मुंह भी कर लेते हैं? उत्तर कोरिया क्या बिगाड़ दिया आपने? तो आज की तारीख में इस युद्ध ने एक चीज और साबित कर दिया है कि कोई देश चाहे ना चाहे, अगर किसी देश को सुरक्षा की गारंटी चाहिए तो उसके पास न्यूक्लियर बम होना जरूरी है। एक ये हाँ, मैसेज जो आज गया है। आप देखिए उत्तर कोरिया किस तरीके से सेफ है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति से मिलने के लिए श्रीमान हुँ, ट्रंप पिछली बार G8 से छोड़ करके आए थे। क्यों खुद भाई? गए। हाँ, हाँ, तो ये जो है पावर का एक नया स्टैंडर्ड हो गया है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है तो आपका जो पूरे का पूरा जो सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडिंग है, उसी से तय करने का दौर ये। हालांकि अनफॉर्चुनेट है कि आप ध्यान कीजिएगा, यूक्रेन ने हथियार अपने आप त्याग दिए थे, परमाणु हथियार। हाँ, उसी का हाँ, खामियाजा वो भुगत रहा है आज। अगर उसके भुगत पास रहे। एक भी परमाणु हथियार होता तो रशिया रशिया की काय मत पड़ती। तो एक हुँ, नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जिस तरीके से न्यूक्लियर आज मजबूरी होने जा रहा है, वो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो पूरे दुनिया के जो इंस्टीट्यूशंस थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, IAEA हो, वो सारे भी बहुत तेजी से इरेलेवेंट हो रहे हैं। और ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 5-7 जो बड़ी ताकतें हैं, ये किस तरीके से ईरान के ऊपर जो हमला है वो एक ग्लेरिंग केस है कि वर्ल्ड की डिप्लोमेसी, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से नहीं होना चाहिए। हर कायदे कानून की, इंटरनेशनल कानून की धज्जी उड़ाई इसराइल ने भी उड़ाई और अमेरिका ने भी उड़ाई, और उनको कोई चेक करने वाला नहीं। आप देखिए इसराइल के ने तो तुरंत ईरान के साथ तो सीज फायर पे सहमत हो गए। आज फिलिस्तीन में तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, 60,000 लोगों को मार चुके हैं। उनके साथ सीज फायर की घोषणा आज भी नहीं कर रहे। क्यों? हुँ, क्योंकि उसको नष्ट करना है। ये जो चीज है ना, ये अमानवीयता, इस पे दुनिया नहीं सोच रही है कि ये आखिर में इस दुनिया को कहां लेकर के जाएगा। ये पूरे का पूरा सिस्टम जो ट्रंप और नेतन्याहू जैसे तमाम लोग, जो सनकी लोग, वो इस दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि इसमें इंसानियत, मानवता बहुत पीछे छूट गई है और केवल हथियारों की दादागिरी की दौड़ ही आगे है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। चलिए आज की सार्थक चर्चा अभी रोकते हैं हम फिलहाल, लेकिन फिर हम आएँगे बड़ी खबरों के साथ और हॉट टॉपिक, और कुछ नहीं तो हॉट टॉपिक के साथ रूटीन में हेमंत जी के साथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।